तुम मेरा इश्क हो, तुम ही मेरा जुनून हो जान। वो उसके कान पर झुककर बोला था और उसके कान की लौक को चूमता हुआ उसकी गर्दन पर झुक गया। उसके स्पर्श से वो एकदम से सिहर उठी। वो उसके जिस्म की खूबसूरती को अपने हाथों से महसूस करने लगा। उसकी धड़कनों पर जब उसकी उंगलियों का स्पर्श पड़ा तो वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। कुछ मदहोश सिसकियां उसके होठों से निकली। उसके वजूद को इतनी बेबाकी से छूने वाला ये पहला मर्द था, और उस छुअन में जो नशा था वो उसने पहली बार महसूस किया था। एक मर्द के छुअन में जो मदहोशी और जो नशा होता है, उस नशे से वो अब तक अनजान थी, लेकिन आज वो बुरी तरह उस नशे में डूबती जा रही थी। अगले ही पल देवांश ने उसकी शर्ट को दो हिस्सों में बांट दिया। वो हैरत से आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। देवांश उसे और करीब करता उसके जिस्म का एक एक पर्दा हटाता चला गया। उसकी खूबसूरत नरम दूधिया धड़कनों को देखकर वो अपना होठ कुचल कर रह गया। अगले ही पल उसने उससे बाहों में भरकर पास पड़ी टेबल पर बिठाया और खुद बेड पर आकर बैठ गया, जबकि वो शर्माते हुए खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करती आंखें बंद किए बैठी थी। क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो ये सब आम है जान। किसी भी मर्द के सामने खुद को इस रूप में पेश करना तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं ना? देवांश सिंघानिया हंसकर बोला था। उसकी आंखों से शोले बरसने लगे थे और गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देवांश का ये बदलता रूप उसके सामने बैठी नाजुक सी लड़की को जलाते हुए नर्क में धकेल चुका था। वो तो कुछ खूबसूरत पलों का ख्याल कर रही थी। देवांश के होठों से अपने लिए तारीफ सुनना चाहती थी। उसके होठों का स्पर्श अपने वजूद पर महसूस करके उसकी बाहों में डूब जाना चाहती थी, लेकिन देवांश के होठों से जो शब्द निकले थे, उन शब्दों ने उसकी नाजुक सी हस्ती को जलाकर राख कर दिया। वो आंखें फाड़े सामने बैठे उस इंसान को देख रही थी, जो कहीं से भी पुराना वाला देवांश सिंघानिया नहीं लग रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके अलावा मैं कभी किसी के सामने इस हालत में नहीं गई हूँ। उसकी कांपती आवाज़ गूंजी थी, लेकिन देवांश जोर से हंसा। नाटक अच्छा कर लेती हो तुम, लेकिन तुम्हारे नाटक पर मैं विश्वास करूँ ये उम्मीद मत करना। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जो सच्चाई है अभी तुम्हारे सामने ऐसे अंदाज में पेश करूँगा कि तुम खुद भी मानने से इनकार नहीं कर सकोगी कि आज से पहले कितनी ही मर्दों की रातें तुम रंगीन कर चुकी हो। जस्ट वेट एंड वॉच। अगले ही पल कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। देवांश ने चेहरे पर विजयी मुस्कान सजाई और एक तिरस्कार भरी नजरों से उसके पूरे वजूद को देखा। उसका हसीन सरापा भी उसे गंदगी का ढेर मालूम हो रहा था। फिर भी वो गुस्सा दबाकर उठा और दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि कमरे में दाखिल होने वाला इंसान उसे देखता, वो खुद को चादर में लपेटे खिड़की के पास खड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा, उसका पूरा वजूद चादर से ढका हुआ था। आंखों में आंसू थे और वो बेयकीन नज़रों से बस देवांश को ही देखे जा रही थी। मुझे अफसोस है कि मैंने न सिर्फ एक नीच और बेगैरत इंसान से मोहब्बत कर ली, बल्कि उससे शादी भी कर ली। अब तो मुझे तुमसे घिन महसूस हो रही है कि आखिर कैसे तुम अपनी बीवी को इस तरह किसी गैर के सामने ला सकते हो। उसके शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे अपने अंदर टूटने का एहसास हो रहा था। दिल चूर चूर था और सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन सामने खड़े इंसान को अब इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो उसे यहाँ लाया ही इसीलिए था। मगर उसकी आंखों में आंसू देखकर देवांश के दिल में कहीं एक टीस सी उठी थी, जिसे वो दबाने की कोशिश करने लगा। वो कभी चादर में लिपटी अपने सामने खड़ी गुस्से से कांपती उस नाजुक लड़की को देखता, तो कभी कमरे में आने वाले उन मर्दों को जो एक्सरे जैसी नज़रों से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में हवस नाच रही थी। दुआ करना देवांश सिंघानिया कि मैं जिंदा न बचूं, वरना तुम मेरे कहर से बच नहीं सकोगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक मासूम की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का अंजाम क्या होता है। वो गुस्से से कहती हुई अगले ही पल खिड़की से नीचे कूद गई। कमरे में खड़े हर इंसान ने अपना दिल थाम लिया। इस वक्त वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर थे और वो लड़की यकीनन जिंदा बचने वाली नहीं थी। उसे खिड़की से कूदते देख देवांश सिंघानिया के दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा हो। ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों, दिल थम गया हो और आंखें धुंधलाने लगी हों। अचानक ही वो खुद जमीन पर गिरता चला गया। वहां खड़े हर इंसान ने हैरत से उसे देखा था, मगर किसी ने भी मदद नहीं की थी।
अचानक ही एक वजूद कमरे में दाखिल हुआ और देवांश को बेहोश पड़े देखकर उसे वहां से उठाकर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और देवांश का एक हाथ मजबूती से उसके हाथ में थमा हुआ था। आज फिर सिंघानिया कंपनी में कोहराम मचा हुआ था। हर कोई अपनी जॉब बचाने की जी जान कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि आने वाली हस्ती अगर किसी की गलती पकड़ ले तो बिना सोचे समझे उसे नौकरी से निकाल देती है। वो आंखों पर सनग्लास लगाए कंपनी में दाखिल हुई। चेहरे पर संजीदगी थी और कदमों में आत्मविश्वास। उसकी मैनेजर लगातार उसे कुछ बता रही थी। वो एक नज़र आसपास डालते हुए लिफ्ट में दाखिल हुई। पीछे पीछे मैनेजर भी आ गई थी। उसने फ्लोर का बटन दबाया और फिर से बोलने लगी, लेकिन तभी बस एक शब्द से ही उसने अपनी मैनेजर को खामोश करवा दिया था। और उसकी मैनेजर ने भी एकदम राहत की सांस ली कि अब उसे भी खामोश रहने का मौका मिला। लिफ्ट से बाहर निकलते ही हर तरफ खामोशी थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। वो चलती हुई एक डेस्क के पास पहुंची, जहां एक लड़का कंप्यूटर पर उंगलियां चला रहा था, साथ ही साथ फोन पर किसी से बातें करने में बिजी था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। यू आर फायर मिस्टर राहुल। उसकी खूबसूरत और बारीक सी आवाज़ ने ऑफिस की खामोशी को चीर दिया। राहुल के कानों तक ये आवाज़ पहुंचते ही वो फौरन उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन वो बिना रुके सीधे अपने ऑफिस में चली गई। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और गिलास बॉल के बाहर देखने लगी। चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी, आंखों में घमंड झलक रहा था। मिस्टर देवांश के साथ मेरी मीटिंग थी, कब आ रहे हैं वो बाहर देखते हुए बोली। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आज। मैनेजर अभी अपनी बात बोल ही रही थी कि अगले ही पल जानवी बोल पड़ी, प्रोजेक्ट कैंसिल। जी? मैनेजर ने हैरत से पूछा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है मिस मानवी। वो ठंडी नज़रों से मानवी को चेतावनी देते हुए बोली, जबकि मानवी उसके अंदाज पर एकदम से घबराकर सिर हिलाती वहां से चली गई और जानवी अपनी ही सोचों में गुम हो चुकी थी। जानवी बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जल्दबाजी की? देवांश सिंघानिया जैसे नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल करना मतलब हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। दादाजी ने जानवी को खाना खाते हुए देखा तो तुरंत कहा। जानवी के चलते हाथ एकदम से रुक गए और चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपको नहीं लगता दादाजी कि अब आप रिटायर हो चुके हैं? अब आपको अपनी सेहत और खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे बिजनेस पर। सारे संस्कार एक तरफ रखकर वो झट से बोली और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए खाने की टेबल से उठकर खड़ी हुई थी। बिना किसी से कुछ भी कहे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कितनी बदतमीज हो गई है। कृतिका जी उसके हाव भाव देखकर गुस्से से बोली थी। इसके साथ जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं बहू। दादाजी ने उनकी बात काट दी। कृतिका जी खामोश होकर खाना खाने लगी। आप फिक्र न करें दादाजी, मैं जानवी से बात करूंगा। जानवी का देवर कार्तिक बोला। दादाजी मुश्किल से मुस्कुराए, लेकिन वो जानते थे कि जानवी अब किसी की भी नहीं सुनेगी। वो वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा। जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ था उसके बाद तो वो खुद पर भी भरोसा नहीं करती थी। जो लड़की कभी किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, अब उसके सामने लोग बोलने से डरते थे। जानवी, ये कौन सा तरीका था दादाजी से बात करने का? कार्तिक कमरे में दाखिल होकर ठंडे अंदाज में बोला। तुम फिर आ गए उनकी तरफदारी करने? अगर तुम यहाँ उनकी तरफदारी करने आए हो तो वो रहा दरवाज़ा, तुम वापस जा सकते हो। जानवी ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार्तिक ने गौर से जानवी को देखा। ये वही लड़की थी जो कभी अपने वजूद से दुपट्टा दूर नहीं करती थी और किसी की बात को टालती नहीं थी। हर किसी की बात पर खामोशी से सर झुका देती थी और आज वो उसके शब्दों में ऐसे अंदाज में बात कर रही थी। कार्तिक का ठंडी आह भरकर कदम उठाता जानवी के पास आया। हम जानते हैं जानवी, जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती है, लेकिन तुम इस तरह से खुद को और बाकी घर वालों को तकलीफ दे रही हो, कार्तिक ने टूटे हुए शब्दों में कहा, जबकि जानवी की पकड़ पेन पर मजबूत हुई थी। उसने अपने सामने पड़ा लैपटॉप उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। जो भी हुआ वो गलती नहीं, आप लोगों ने पाप किया था। मैंने कितना कहा था ना, मत करें मेरे साथ ये जुल्म। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने उसके लिए मोहब्बत दिखाई थी, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं खामोश रहती थी, आप लोगों के लिए पराई थी। लेकिन अब मैंने बोलना सीख लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानती हूँ। अब आपसे अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी।
मुझे उसके साथ साथ उससे जुड़े हर रिश्ते से नफरत है, समझे तुम? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से बोलते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गई और न जाने क्या लिखने लगी। कार्तिक ने वापस उसे बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंखों में आंसू भरे थे। एक पल को उस जालिम का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया था। कितनी मोहब्बत की थी जानवी ने उससे, लेकिन उसने क्या किया? उसे किसी फालतू चीज़ की तरह इस्तेमाल किया। जानवी किसी हारे हुए ज्वारी की तरह उठी और सिसकियां भरती आंसुओं में भीगी हुई बेड पर मुंह छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। वो बदल गई है और अब आपको देखना भी नहीं चाहेगी भाई, कार्तिक सामने खड़ा होकर बेबसी से बोला था। सामने खड़ा इंसान जो चाहता था, आखिर वो कैसे कर सकता था? मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करने लगी है, लेकिन मैं उसे अपने पास चाहता हूँ कार्तिक। वो मुझे मेरे साथ चाहिए। उसके शब्दों में तकलीफ साफ झलक रही थी। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करने लगा। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सामने खड़ा इंसान अपने अतीत को याद कर हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर बिखेर बैठा। वो 16 साल की मासूम नाजुक कली थी। उस वक्त उस पर टूटकर रूप चढ़ा था। नई नई जवानी में वो गुलाब की तरह खिल रही थी। उस वक्त तो देवांश घर पर कम ही वक्त बिताता था और उसने जानवी को बहुत लंबे समय के बाद देखा था, लेकिन उस पहली झलक ने उसके दिल में घर कर लिया था। इससे पहले भी उसने जानवी को देखा था, लेकिन जानवी हमेशा डरी सहमी ही रहती थी। इस वक्त धूप की वजह से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। पसीने से उसके बाल गालों और गर्दन पर चिपके हुए थे। वो कभी परेशान सी नज़र उठाकर इधर उधर देखती और कभी अपनी आंखों के आंसू पोंछकर होंठ भींच लेती। उस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि देवांश कुछ पल खड़ा उसे देखता रहा। वो अपना पैर पकड़े बैठी थी। देवांश धीरे धीरे उसके पास आया। देवांश को अपने सामने देखकर वो एकदम से खड़ी हुई थी। डर के मारे उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें भीग गईं। पूरा नाजुक सा वजूद कांपने लगा था। देवांश को खीज होती थी कि जब भी वो उसके सामने जाता, जानवी ऐसे ही डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगती थी। डर क्यों रही हो? खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। 24 साल का खूबसूरत मजबूत देवांश सिंघानिया आंखों में गुस्सा लिए उस लड़की से बोला। उसके गुस्सा करने पर जानवी और भी ज्यादा डर गई। देवांश की नज़र उसके पैर पर पड़ी। उंगलियों के बीच शायद कांच चुभा हुआ था, जहां से खून तेजी से बह रहा था। वो झुककर उसके पैरों की तरफ बढ़ा ही था कि जानवी 2 कदम पीछे हटी और फिर भागती हुई मेन गेट से बाहर निकल गई। उसके खून से भरे पैरों के निशान सफ़ेद मार्बल पर साफ दिखाई दे रहे थे। देवांश एकदम से होंठ भींच कर रह गया। घर आकर जानवी हाँफती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। देवांश के आने से पहले जो दर्द उसे अपने पैर में महसूस हो रहा था, अब वो तकलीफ उसे महसूस नहीं हो रही थी। सुनंदा मासी उसके पास आई। अरे बेटा, ये चोट कहाँ लगा ली तुमने? सुनंदा मासी बहुत पुरानी नौकरानी थीं और जानवी को अपनी बेटी की तरह पालती थीं, क्योंकि जानवी की अपनी माँ तो थी नहीं। जानवी कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग से तो देवांश का डर ही नहीं जा रहा था। सुनंदा मासी ने खुद ही उसके पैरों की ड्रेसिंग कर दी। देवांश अपने कमरे में जाकर भी उसी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे जानवी उसके दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई कि वो उसे अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। वक्त का पहिया बीतता गया और जानवी की मोहब्बत तो उसके सर पर चढ़कर बोलने लगी। ये अलग बात थी कि उसने अपने जज्बात कभी जाहिर नहीं किए थे। देखते देखते 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में देवांश ने अपने बलबूते पर एक बिजनेस खड़ा कर लिया और अब वो बिजनेस खूब चल रहा था। वो बिजनेस की दुनिया का चमकता सितारा बन चुका था। उधर जानवी भी 21 साल की हो चुकी थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, जबकि देवांश 28 साल का हो चुका था। तो उसके दादाजी को उसकी शादी की फिक्र हुई और उन्होंने तो देवांश के लिए लड़की भी देख रखी थी। बस वो देवांश की मर्जी जानना चाहते थे। जानवी भागती हुई दादाजी के कमरे में आई और उनके पैरों में छुपकर बैठ गई। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। जब जब डरती तो ऐसे ही छुपकर बैठ जाती। आज भी घर में वही जल्लाद घूम रहा था, जिसे देखकर जानवी की सांसें थम जाती थीं और उसकी आवाज़ सुनकर कांपने लगती। दादाजी! वो कमरे में दाखिल होता हुआ दहाड़ा था। वो सिंघानिया ख़ानदान का पहला और बड़ा चिराग था। संजीदगी हमेशा उसके चेहरे पर रहती। शब्दों में रौब और बला का गुरूर हुआ करता था। वो कभी किसी के सामने झुका नहीं था और ना ही कभी उसने झुकना सीखा था। देवांश, ये कौन सा तरीका है दादाजी को पुकारने का? देवांश के पापा सतीश जी ने सख्त अंदाज में कहा।
जानवी की पकड़ दादाजी के बाजू पर और भी मजबूत हो गई। जो फैसला आप लोगों ने किया है, क्या वो ठीक है? मैं किसी और को पसंद करता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं इस भीगी बिल्ली से शादी कर लूँ? देवांश का यूं किसी और के लिए पसंद का इजहार सुनकर जानवी को अपने दिल पर चोट लगती महसूस हुई। लाल होती आंखों ने उस जालिम इंसान को देखा था जो हमेशा बिना वजह उस पर अपना गुस्सा उतारा करता था। देवांश की नज़र दादाजी के पीछे से झांकती उन दो खूबसूरत आंखों पर गई थी। क्या कुछ नहीं था उन दो आंखों में? तकलीफ, अफसोस, डर सब समाया हुआ था और उन भीगी आंखों के साथ देवांश को अपना दिल भी भीगता हुआ महसूस हुआ। देवांश! ये कड़कदार आवाज़ पीछे से आई थी तो देवांश ने मुड़कर देखा। जानवी के पापा नीरज आहूजा पीछे खड़े थे और वो देवांश की सारी बातें सुन चुके थे। नीरज आहूजा एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उनकी इकलौती बेटी के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो जानवी को अपने जान से प्यारे दोस्त सतीश जी के घर छोड़कर चले गए थे। ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था और यहाँ पर उन्हें अपनी जानवी के लिए कोई भी खतरा नहीं था। और दूसरी बात, जानवी को ये परिवार बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझता था। जब से जानवी की माँ अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, उस वक्त जानवी सिर्फ 8 साल की थी। तब से ही इन्हीं लोगों ने जानवी के सर पर हाथ रखा था। नीरज जी की तो बिजनेस के सिलसिले में कभी इस शहर, कभी उस शहर, तो कभी कभी विदेश में भी जाना पड़ता रहता था और इस तरह जानवी ज़्यादातर सिंघानिया हाउस में ही रहती थी। उसकी भोली भाली मासूम सी सूरत इस परिवार के दिल में उतर चुकी थी और दादाजी ने तो जानवी के बड़ा होने के बाद ये फैसला कर लिया था कि वो जानवी की शादी देवांश से ही करेंगे। देवांश को तो उनके इस फैसले का पता भी नहीं था और अब जब नीरज जी ने अपनी बेटी को ठुकराते देखा तो उनके दिल पर एक चोट सी लगी थी। वो तुरंत चलते हुए देवांश के सामने आकर खड़े हुए थे। देवांश, मेरी बेटी कोई राह चलती आम लड़की नहीं है कि उसे किसी से भी ब्याह दूँ। ये दिग्विजय अंकल जी का फैसला है जिस पर मैंने सर झुका लिया था और अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारी मर्जी के बगैर तो मैं खुद भी अपनी बेटी को तुम्हारे नाम के साथ नहीं जोड़ूंगा। नीरज जी ने जैसे इस रिश्ते की बात ही ख़त्म कर दी, जबकि देवांश के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई थी। देवांश एक नज़र कमरे में मौजूद लोगों पर डालता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जानवी उठी और अपने पापा के गले लग गई जो आज पूरे 2 महीने के बाद लौट कर आए थे। नीरज जी ने उसके सर पर हाथ रखा लेकिन उसकी आंखें भीगने लगी थीं। वो अपनी भीगी आंखें अपने पापा को दिखा नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप घर से बाहर निकलती चली गई। अपने घर जाकर वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। दिन धीरे धीरे बीतते गए और देवांश के लिए जानवी के दिल में मोहब्बत बढ़ती ही चली जा रही थी। उसे देवांश को किसी और के साथ सोचकर ही रोना आ जाता था। जानवी ने उस वक्त से देवांश को अपने दिल में बसा लिया था जब वो सिर्फ 8 साल की थी। उस समय उसे मोहब्बत की फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बस देवांश को देखना, उसके साथ खेलना और उसके बारे में सोचना उसे अच्छा लगता था। देवांश और कार्तिक 2 भाई थे। उसका बचपन इन दोनों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन देवांश के मुकाबले कार्तिक के साथ जानवी का ज़्यादा वक्त गुजरता था। देवांश ने खुद को काम तक ही सीमित कर लिया था। उधर पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपना बिजनेस भी शुरू कर चुका था। जब जब देवांश घर आता तो जानवी को हमेशा कार्तिक के साथ देखता और उसे देखते ही न जाने क्यों देवांश का पारा चढ़ जाता। वो बिना वजह जानवी को डांटता और जानवी उसे देखते ही डर जाती और अपने घर भाग जाती थी। जानवी ने शुरू से ही कम बोलना सीखा था और किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। लोगों की भीड़ से घबराती थी। उस दिन के बाद से देवांश वापस नहीं आया था। वो रोज़ दादा से कॉल पर बात कर लिया करता था, लेकिन कार्तिक उनके साथ ही रहा करता था। दादाजी ने कई बार देवांश से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे वो पसंद करता है। वो उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन देवांश ने कुछ भी नहीं बताया और बस सही वक्त का इंतज़ार करने को कहा। आज जानवी का दिल बहुत उदास था। उसके पापा भी आज रात को देर से लौटने वाले थे। घर में अकेली होने की वजह से वो बोर हो रही थी। सुनंदा मासी की बेटी की डिलीवरी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास गई थी। बोरियत दूर करने के लिए जानवी सिंघानिया हाउस चली आई, लेकिन वहाँ पर भी कार्तिक घर पर नहीं था और बाकी लोग भी मौजूद नहीं थे। और तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बिन मौसम की बारिश देखकर जानवी चहक उठी और फौरन टेरेस पर जाकर गाना गाती हुई डांस करने लगी।
उसे ये नहीं पता था कि दो आंखें मोहब्बत भरी नज़रों से उसे ही देख रही थीं। देवांश ने तारीफ भरी नज़रों से जानवी को देखा। उसका ये भीगा भीगा रूप देवांश को बहुत प्यारा लगा। उसने कभी जानवी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। आज गौर से देखने पर मालूम हुआ कि उसके गालों में डिम्पल पड़ते हैं। उसकी सुराहीदार सफ़ेद गर्दन पर बालों की कुछ लटें चिपक गई थीं और वो मुस्कुराते हुए बारिश के पानी से अटखेलियाँ कर रही थी। कपड़े भीग जाने की वजह से उसके जिस्म का हर हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। देवांश ने मोबाइल में निकालकर कुछ टाइप किया और फिर जानवी को देखा। बेखुदी में उसके कदम उसकी ओर बढ़ गए और वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। देवांश को देखकर जानवी के तो होश उड़ गए थे। एक तो वो पहले ही उससे डरती थी और आज तो ऐसी हालत में उसके सामने खड़ी थी। नहले पर दहला ये था कि घर पर कोई मौजूद भी नहीं था। रुक क्यों गई? करो डांस, गाओ गाना। आज पहली बार देवांश का अंदाज नरम था। जानवी ने कुछ कदम पीछे लिए और सर झुका लिया। उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। उसके पूरे जिस्म पर कपकपी सवार हो गई थी। अगले ही पल देवांश ने गुस्से से जानवी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। जानवी किसी टूटी हुई डाली की तरह उसके सीने से लग गई थी। दोनों के दिलों की धड़कनें आपस में मिल गई थीं। बादलों की गरज और चमक के साथ दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। जानवी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तुम आखिरकार मेरे सामने आते ही डरने क्यों लगती हो? कार्तिक के साथ तो बिल्कुल ठीक रहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखी है, फिर ये डर कैसा? वो जानवी की कांच जैसी ब्राउन आंखों में आंखें गाड़े कह रहा था। वो चाहते हुए भी शब्दों को नरम न रख सका और उसका गुस्सा देखकर जानवी देवांश से अपना बाजू छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। जानवी की ये कोशिश देखकर देवांश ने उसे खींचकर अपने और भी करीब किया। जानवी को देवांश की गर्म झुलसा देने वाली सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैंने उस दिन दादाजी को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मना किया था, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ वक्त देना चाहता था। इसीलिए तो मैं इतने दिन तक घर नहीं आया था। लेकिन शायद मेरा वक्त देना मुझ पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिल से मेरा डर निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है मुझे। अब मैं दादाजी से वापस बात करूंगा हमारी शादी की। देवांश एक एक शब्द चबा चबा कर कह रहा था और शब्दों की सख्ती के साथ साथ उसने हाथों की पकड़ भी जानवी की बाजू पर मजबूत कर रखी थी। जानवी डर से आंखें फैलाए हुई थी। कहाँ देखा था उसने देवांश का ये जुनून? वो तो बस उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन आज देवांश का जुनून देखकर डर गई थी और अपने दिल से देवांश के साथ रहने का ख्याल उसी वक्त निकाल कर फेंक चुकी थी। उसकी नज़र में वो एक जिद्दी जुनूनी इंसान था जो अपनी जिद पूरी करने के लिए उसके साथ शादी करना चाहता था। वो मुश्किल से देवांश से अपना बाजू आज़ाद करवाकर वहाँ से भागती हुई चली गई। देवांश ने आसमान की तरफ देखकर एक ठंडी आह भरी थी और उस हाथ को अपने होठों से लगाया जिससे उसने जानवी का बाजू दबोचा हुआ था। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। अब और वक्त नहीं दूंगा तुम्हें। जितना वक्त चाहिए तुम्हें मेरी बाहों में लेना और मेरा डर अपने दिल से निकाल देना। कहता हुआ वो टेरेस से नीचे की ओर बढ़ चुका था, इस बात से बेखबर कि वो मासूम कमज़ोर दिल की लड़की उसका ये रूप देखकर बुरी तरह डर चुकी है और अब उससे शादी न करने का फैसला वो खुद ले चुकी है। दादाजी, आपने मुझसे पूछा था ना कि कौन है वो लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ? तो वो लड़की जानवी है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी शादी करवा दें। देवांश कमरे में दाखिल होता हुआ बिना सोचे समझे एकदम से बोल गया था, जबकि दादाजी ने हैरत से उसे देखा। कुछ दिन पहले तो तुम्हारा बयान कुछ और था और आज तुम कुछ और कह रहे हो। कुछ दिन पहले तो तुमने जानवी से शादी से इनकार किया था और अब अचानक यूँ तुम जानवी से शादी कर रहे हो। दादाजी ने खोजती नज़रों से देवांश को देखकर कहा। देवांश ने दादाजी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। ये वही मुस्कुराहट थी जो उसकी हर मनमानी में उसकी मदद करती थी। दादाजी का दिल फिर से नरम होने लगा। कुछ दिन पहले देवांश के कड़वे अंदाज को वो भूलने लगे थे। दादाजी, ये आपकी ख्वाहिश थी। मैंने बहुत सोचा कि आखिर मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, इसलिए कल मैं आपसे बात करने के लिए घर आया था, लेकिन आप कहीं गए हुए थे और सुबह मुझे किसी काम से फिर से जाना पड़ा, इसलिए बात न कर सका। और अभी अगर मैं आया हूँ तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए। वो नरम से अंदाज में बड़ी ही मासूमियत की हर हद पार करता हुआ बोलता जा रहा था।
दादाजी ने गहरी सांस लेकर उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें क्या लगता है कि रिश्ता जोड़ना तोड़ना गुड्डे गुड़ियों का खेल है? पहले तुमने जानवी के पापा के मुंह पर ही उसे शादी के लिए इनकार किया था और अब उसी से शादी के लिए कह रहे हो। तुम्हें लगता है ये सब ठीक है? दादाजी का अंदाज सख्त हुआ था। बेशक वो अपने पोते की बात टाल नहीं सकते थे, लेकिन जानवी की इज्जत भी उन्हें प्यारी थी। आखिर को वो उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी और वो बच्ची उन्हें बड़ी ही प्यारी थी। उसे ठुकराना और फिर उसी को पसंद का इजहार करना दादाजी के लिए एक अनहोनी बात थी। दादाजी, मैं बोल तो रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। जानवी मुझसे बहुत डरती है। मैं उसे बस थोड़ा सा वक्त देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे वक्त देना फिजूल है। उसे मैं अपने साथ रखूँगा तो धीरे धीरे उसके दिल में जो मेरे लिए डर मौजूद है ना, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। देवांश ने बिना कोई फिजूल बात की अपनी बात कह दी। मैं जानवी के पापा से बात करूँगा। ये सुनते ही देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो कमरे से निकल गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसकी नज़र वहाँ खड़ी जानवी पर पड़ी। वो शायद उसकी बातें सुन चुकी थी। देवांश उस पर एक गहरी निगाह डालता हुआ बाहर चला गया, जबकि अगले ही पल जानवी दादाजी के सामने खड़ी हुई थी। दादाजी, मैं देवांश से शादी नहीं करना चाहती। वो आज पहली बार किसी के सामने यूँ खुलकर बोल रही थी। दादाजी को भी हैरत हुई। जो लड़की हर बात पर सर झुकाकर खामोश हो जाया करती थी, आज वो बोल रही थी। फिर उन्हें देवांश की बात याद आई कि जानवी उससे डरती है। दादाजी ने जानवी को अपने साथ लगाया और धीरे से मुस्कुराए। बेटा, एक न एक दिन तुम्हें अपने घर जाना ही है। क्यों न तुम देवांश से शादी कर लो और फिर इस तरह तुम हमारे पास रह जाओगी। दादाजी ने कहा तो जानवी खामोश हो गई। हमेशा की तरह देवांश जीत गया था। उसकी जिद पूरी होने जा रही थी। जानवी दादाजी की आंखों पर बंधी देवांश की मोहब्बत की पट्टी देख चुकी थी। वो आंसू बहाती कमरे से निकल गई और फिर दिग्विजय साहब ने जानवी के पापा नीरज जी को कैसे मनाया कोई नहीं जानता, लेकिन घर में शादी की तैयारियां होने लगी थीं। जानवी जब जब अपने पापा के सामने जाती तो शादी से इनकार करती थी और न जाने कितनी बार वो कार्तिक से भी कह चुकी थी कि उसे ये शादी नहीं करनी, लेकिन सब उसे खामोश करवा देते। अब तो हर तरफ उनकी शादी की बातें हो रही थीं और जानवी हमेशा की तरह चुप हो गई थी। ये मंजर शादी हॉल का था। दोनों की मेहंदी के नाम पर एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था, जिसमें सिर्फ घर के लोग शामिल थे, और अगले दिन रात की बारात थी। और फिर वो पल भी आ गया जब दोनों एक दूसरे के नाम के साथ पूरी जिंदगी के लिए जुड़ चुके थे। लेकिन शादी की रस्में करते हुए जानवी को ऐसा लग रहा था वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, इस मंजर से ही गायब हो जाए। वो देवांश से शादी नहीं करना चाहती थी। देवांश के सख्त पत्थर जैसे चेहरे को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। देवांश को लेकर उसकी जो पसंद थी वो तो इस डर की चादर के नीचे कहीं दब चुकी थी। फोटो सेशन का दौर शुरू हुआ और खाना भी। थोड़ी ही देर में विदाई का शोर भी गूंजा और जानवी खामोशी से देवांश के घर की तरफ रवाना हो गई। वो जानती थी कि उसने विदा होकर ज़्यादा दूर नहीं जाना था, बस बराबर वाले घर में ही जाना है। ना वो अपने पापा से बिछड़ेगी और ना ही अपने घर से, इसलिए उसकी आंख से आंसू नहीं गिरा था। लेकिन कोई था जो ये मंजर देखकर बहुत रो रहा था। उसका दिल बहुत दुखी था। जब उसने जानवी को देवांश का होते देखा तो ये सब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजी थी और जलन भरी नज़रों से वो देवांश और जानवी को दूर जाते हुए देखता रहा। जानवी ने कमरे में कदम रखा तो ताज़ा गुलाबों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। पूरा कमरा मोमबत्ती की रोशनियों से जगमगा रहा था। सफ़ेद रंग के बड़े से बेड को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। बेड क्राउन के पीछे कार्तिक और देवांश की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर देवांश और जानवी की एक खूबसूरत सी तस्वीर थी जिसमें वो दोनों हंस रहे थे। ये बचपन की तस्वीर थी। उस वक्त जानवी के दिल में देवांश के लिए इतना डर नहीं हुआ करता था। ये माहौल देखकर जानवी के दिल ने एक धड़कन मिस की थी और चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कान भी फैल गई। वो अभी कमरे को देख ही रही थी कि तभी कमरे में देवांश दाखिल हुआ। रूटीन के उलट आज उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में कभी ख़त्म न होने वाली चमक थी। वो अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए जानवी के पास आया था। जानवी ने अपना चेहरा नीचे झुकाया। देवांश ने जानवी को अपनी ओर खींचा और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? देवांश ने गौर से जानवी के चेहरे को देखकर पूछा।
जानवी ने नजरें उठाई और देवांश को देखा। आज उसका लहजा नरम था, बेहद नरम। आंखों में गुस्सा नहीं, मोहब्बत का एक जहां आबाद था। आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। जानवी की आवाज़ इस हद तक कम थी कि जानवी के बेहद करीब होने पर भी देवांश को उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी थी। मैं तुम्हें इसलिए डांटता था क्योंकि तुम हर वक्त कार्तिक के आसपास रहती थीं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तुम मेरे अलावा किसी और के करीब जाओ, और तुम बार बार मेरे करीब होने के बावजूद मुझसे और दूर चली जाती। देवांश ने शिकवा किया। देवांश के हाथ जानवी को अपनी कमर पर रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। देवांश की हाथों की हरकत को महसूस करके जानवी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। जानवी ने अपना थूक निगला और चेहरा और भी नीचे झुका लिया। देवांश ने जानवी का चेहरा ऊपर किया और जानवी के माथे पर मोहब्बत का पहला स्पर्श छोड़ा। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। देवांश ने नरमी से जानवी को खुद से अलग कर दिया। जानवी ने अपनी रुकी हुई सांस बाहर निकाली और फौरन वॉशरूम में बंद हो गई। देवांश ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और जानवी के कपड़े लेकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। तुम्हारे कपड़े यहाँ बाहर चेयर पर रखकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। देवांश ने जानवी के कपड़े वॉशरूम के बाहर एक कुर्सी पर रख दिए और कमरे से बाहर चला गया। जानवी ने वॉशरूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े उठाए और अंदर बंद हो गई। दिल अभी भी उसकी देवांश की खुशबू को महसूस कर रहा था जब वो उसके बेहद करीब खड़ा था। आने वाले वक्त का सोचकर वो बेहद नर्वस हो रही थी। आखिरकार उसे उसकी मोहब्बत मिल ही गई थी। वो ऐसे ही घबरा रही थी। वो तो बिल्कुल भी डरावना नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके लिए क्या कयामत आने वाली है। वो खामोशी से फ्रेश हुई और कमरे में आई। थोड़ी ही देर में देवांश कमरे में आया था। जानवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। देवांश गुस्से से जानवी की तरफ लपका था और उसे बाजू से दबोचकर अपने करीब कर लिया। मुझे हरगिज मालूम नहीं था कि इतनी खामोश रहने वाली और मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी घटिया निकलेगी। देवांश जितनी मोहब्बत से अभी कुछ देर पहले उसके चेहरे पर झुका उससे बातें कर रहा था, अब उतनी ही नफरत से जानवी के चेहरे पर फूंक रहा था। जानवी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर वो उसे ऐसे क्यों बात कर रहा था। जानवी जिस हालत में थी वो उसे वैसे ही अपने साथ खींचकर कमरे से बाहर ले गया। कार्तिक ने उन दोनों को जाते देख लिया था। कार्तिक को हैरत हुई कि उसका भाई रात के समय जानवी को लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन वो कंधे उचकाता हुआ अपने कमरे में चला गया था क्योंकि वो उन दोनों के मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहता था। देवांश ने जानवी को गाड़ी में बिठाया और मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए किसी को कोई मैसेज टाइप करने के बाद गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है। वो उसके गुस्से से एक बार फिर सहम गई थी और आंखों में आंसू भर आए थे। वो उसके गुस्से से फिर से डरने लगी थी। एक होटल के पास पहुंचकर देवांश ने जानवी को बाजू से दबोचकर बाहर निकाला। वो पिछले दरवाजे से लिफ्ट तक आया और अपने साथ जानवी को भी घसीटते हुए खास फ्लोर तक लेकर आया। जानवी ने फ्लोर नंबर देखा तो उसे हैरत हुई। ये बिल्डिंग का सबसे आखिरी फ्लोर था। आखिर वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। जानवी ने बंद कमरे के अंदर कदम रखा तो उसे एक हैरत हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। क्या वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। जानवी ने हैरत से देवांश को देखा। देवांश आगे बढ़ा और जानवी के होंठों पर झुका और उसकी सांसों को कैद कर लिया। उसका गुस्सा जानवी के होंठों पर निकलने लगा। फिर कान पर झुककर सरगोशी की तो वो मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर पहले जो डर उसके दिल में था वो डर दूर कहीं जाकर सो गया था। वो कुछ ही मिनट में खूबसूरत जिंदगी उसके साथ गुजारने की सोच चुकी थी, लेकिन अगले ही पल देवांश की हरकत ने उसे पत्थर कर दिया था। देवांश ने उसे टेबल पर बिठाकर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा था। जानवी को लगा कि वो अभी जमीन पर गिर पड़ेगी। आखिर वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। जानवी हिम्मत करके बेड की तरफ भागी और एक ही मिनट में अपने आसपास चादर लपेटी। वो आंसू भरी आंखों से बस देवांश को देख रही थी, जबकि कमरे में दाखिल होने वाले लोग हवस भरी नज़रों से जानवी को देख रहे थे। अफसोस है मुझे तुम पर देवांश सिंघानिया, तुमने आज मेरी मोहब्बत को खो दिया। दुआ करना कि मैं मर जाऊं, वरना मेरी नफरत शायद तुम्हें जीने नहीं देगी। जानवी ये कहती हुई खिड़की से कूद गई। देवांश अपना दिल थामे वहीं जमीन पर बैठ चुका था। आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो
होशो हवास से बेगाना होकर जमीन पर गिर गया। जानवी की किस्मत में और जिंदगी लिखी थी कि वो जैसे ही खिड़की से कूदी थी, नीचे खड़े ट्रक पर जाकर गिर रही थी, जिसमें होटल के बिस्तर रखे हुए थे। अब जानवी उस पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। ड्राइवर ने जब ट्रक के ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उसने पुकारा, अरे भाई, कौन है ऊपर? नीचे आओ, रोने के लिए यही जगह मिली थी क्या? ट्रक ड्राइवर की आवाज़ सुनकर जानवी होश में आई। उसने अपने आंसू साफ किए और अपने आसपास चादर लपेट ली और दूसरी तरफ से नीचे उतरी। रात के अंधेरे में छिपते छिपाते मुश्किल से अपने घर पहुंची थी। रास्ते में उसे ज़्यादा लोग नहीं मिले थे, लेकिन जो इक्का दुक्का लोग मिले थे उनकी नज़रें वो खुद पर महसूस कर सकती थी। लेकिन वो यहाँ रुककर अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। उसने एक सुनसान से सड़क पर चलना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि यहाँ अगर कोई और दरिंदा हुआ तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, लेकिन वो अपने दिल को तसल्लियाँ देती बिना इधर उधर देखे तेजी से भागती जा रही थी। वो अपने घर के पीछे मौजूद जंगल से बाहर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने ही देवांश के पापा सतीश जी और उसकी मम्मी कृतिका जी बैठी नजर आई थीं। उसे यूं चादर में लिपटा देखकर दोनों ही बुरी तरह हैरान हुए थे, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी थी, जबकि कृतिका जी उसके पीछे ही कमरे में आई। वो अपने घर भी जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पापा दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ भी पता चलता और अगर उन्होंने उसे इस हाल में देख लिया होता तो वो उसी वक्त सदमे से मर जाते। इसीलिए वो वापस सिंघानिया हाउस ही आई थी, क्योंकि उसकी बर्बादी के जिम्मेदार भी तो वही लोग थे। जब कृतिका जी कमरे में उसके पीछे पीछे आई तो वो बेड के पास लगी बुरी तरह रो रही थी। कृतिका जी जानवी के पास आकर खड़ी हो गई। जानवी, ये क्या तरीका है? अकेले क्यों आई हो और देवांश कहाँ है? कृतिका जी बिना जानवी को देखे उस पर चढ़ दौड़ी। क्या आप लोगों को लगता है आंटी जी, ये सब होने के बाद मैं उसके साथ आती? वो अपने जिस्म से चादर दूर फेंकते हुए जोर से चिल्लाई थी, जबकि उसकी हालत देखकर कृतिका जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अगले ही पल चादर दोबारा से उसके ऊपर डाल दी। ये क्या है जानवी? कृतिका जी ने हैरत से पूछा। आपके लाडले की मेहरबानी है ये। वो तो वक्त पर मैं वहां से निकल आई, वरना आज न जाने कितने लोगों के बिस्तर की शोभा बन रही होती। रखेल का नाम सुना है ना आपने? तो उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं था। उसे सिर्फ जिस्म इस्तेमाल करने के लिए एक लड़की चाहिए थी और आपने मुझे किसी खाने की तरह उसके प्लेट में परोस दिया। जानवी रोते हुए पागलों की तरह बोल रही थी। कृतिका जी हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं था, आज ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। अगले ही पल जानवी ने कृतिका जी को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। कृतिका जी दरवाजा बजाती रहीं, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उस दिन के बाद से देवांश ने हवेली का रुख नहीं किया था। जानवी के पापा नीरज जी भी बेटी के फर्ज से आज़ाद होकर अगले ही दिन बिजनेस के सिलसिले में कनाडा चले गए थे। पहले तो जानवी सबसे कट कर रहने लगी थी। जब उसे एहसास हुआ कि चुप रहने से उसका ही नुकसान है, तो फिर जानवी ने बोलना शुरू किया और फिर हवेली पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वो अपना सब कुछ खोकर भी इतनी आसानी से खुद को दुखों के हवाले नहीं कर सकती थी। उसने ऑफिस जाना शुरू किया और काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 1 साल में ही वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन बन गई। देवांश के साथ प्रोजेक्ट करना दादाजी की ही ख्वाहिश थी, लेकिन जानवी अब मना कर चुकी थी। जबकि देवांश की जिद थी कि वो जानवी से मिलना चाहता है, उससे एक बार बात करना चाहता है, उसे अपने साथ रखना चाहता है, उसने जो गुनाह किया था उसकी माफ़ी चाहता है। लेकिन देवांश दिनों दिन उसके बदलते तेवर और बढ़ती नफरत को महसूस कर रहा था और वो जानवी के दिल में अपने लिए बदगुमानी हरगिज नहीं चाहता था। ये मंजर जानवी के ऑफिस का था। पूरा दिन वो अपने काम में बिजी रही। देवांश के साथ प्रोजेक्ट कैंसिल करने के बाद कंपनी में होने वाले नुकसान को देख रही थी। जानवी को ऑफिस में किसी के होने का एहसास हुआ था। कोई था जो ऑफिस के बाहर शीशे के पार खड़ा सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। जानवी ने तुरंत घड़ी में वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। आखिर कौन इस वक्त यहाँ हो सकता है, जबकि जानवी सबको घर जाने का कह चुकी थी। कौन है वहाँ? जानवी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ ऑफिस में गूंजी। सामने वाले ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। जानवी खड़ी हुई, आंखों में नफरत चमकने लगी और चेहरे पर संजीदगी और गुस्से ने जगह ले ली। जानवी ने अगले ही पल दराज में पड़ी गन निकाली और बिना किसी डर के वो गन सामने वाले पर तान दी। गोली चलाओगी?
देवांश की भारी आवाज़ जानवी के कानों से टकराई, लेकिन अब वो पहले वाली जानवी नहीं रही थी जो डर जाती। अब की जानवी ने सामना करना सीख लिया था। जानवी जानवी ने निशाना देवांश के पैरों की तरफ किया और गोली चला दी जो जमीन पर लगी थी। देवांश ने दांत देती नजरों से जानवी को देखा। जैसी जानवी उसे चाहिए थी वो वैसी ही थी और बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। यहाँ नहीं, यहाँ चलाओ गोली, देवांश ने अपने माथे की तरफ इशारा करके कहा। जानवी के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। अगले ही पल जानवी ने देवांश पर गोली चला दी। ठीक वक्त पर कार्तिक ने देवांश को अपनी तरफ खींचा था, वरना मुमकिन था कि आज देवांश इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन फिर भी गोली देवांश के कंधे पर लगी, लेकिन दर्द का कोई भाव उसके चेहरे पर नहीं आया था। वो बस टकटकी लगाकर जानवी को देख रहा था, जो बिना किसी भाव के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी और देवांश को ही देख रही थी। कार्तिक तो जानवी को लेने आया था, लेकिन देवांश को यहाँ देखकर चौंक उठा। वो जानवी के दिल में पलती देवांश की नफरत को भांप चुका था। जानवी के हाथ में गन देखकर कार्तिक फौरन देवांश की तरफ लपका था। उस रात तो मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं मौत से बच गई। आज तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए देवदूत बनकर आया है, जानवी ने बेलक्षक शब्दों में कहते गन देवांश के कदमों में फेंक दी और अपना हैंडबैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। भाई, मैंने कहा था ना आपको, उसे थोड़ा वक्त दो, वो अभी आपको फ़िलहाल बहुत नफरत करती है, कार्तिक ने गुस्से से देवांश के जख्मी बाजू को दबोच कर कहा और देवांश को अपने साथ घसीटने लगा। और कितना वक्त दूं उसे, देवांश अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोला। भाई, ये तो आप वो सब कुछ करने से पहले सोचते ना, जिस तरह आपने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का सोच लिया था। अगर वो वक्त पर वहाँ से नहीं कूदती और अगर जिंदा न बचती, तब बेहतर यह है कि अब आप उसे हाल पर छोड़ दें। वो पहले ही तलाक के पेपर्स भेज चुकी है आपको, तो भलाई इसी में है कि आप वो करें जो वो कह रही है। कार्तिक चीखा। बोल दो उसे जाकर कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो वो चाहती है वो मैं कभी भी नहीं करूंगा। वो अपने बाजू का दर्द भूलकर गुस्से से चिल्ला रहा था और वहां से चला गया। कार्तिक गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना रहा था और फिर वो भी वहां से चला गया। वो पिछले कई महीनों से उसे सजा दे रहा था। आज भी वो आधी जिंदा और आधी मुर्दा बेड पर लेटी हुई थी। जब देवांश गुस्से से वहां दाखिल हुआ था, उसे देखकर लड़की के होश उड़ गए। जो गलती उसने की थी, देवांश उसकी सजा उसे अब तक दे रहा था। एक बार फिर उसका दिल बुरी तरह कांपने लगा था। उसे वो याद आया जब वो देवांश को अस्पताल लेकर गई थी। देवांश को होश आया, वो बिल्कुल खामोश था। कई दिनों तक वो उसी के साथ रही थी, लेकिन जब देवांश की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो तानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो तो जानवी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, फिर भला वो उसकी मोहब्बत के बीच में आकर उससे मोहब्बत से दूर कैसे कर गई थी। उसने सारा सच देवांश को बता दिया कि उसने किसी और के कहने पर वो तस्वीरें बनाई थीं, जबकि जानवी तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। किसी गैर मर्द से मिलना तो दूर की बात थी। देवांश हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। उसने कभी भी जानवी पर ध्यान नहीं दिया था और इसी लापरवाही का किसी और ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया था। लेकिन तानिया ने उस इंसान का नाम नहीं बताया जिस इंसान के कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। उसके बाद देवांश ने तानिया को ऐसी सज़ा दी कि उसकी रूह कांप उठी। तानिया चलने फिरने से मजबूर थी क्योंकि वो अपाहिज थी। देवांश ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया था। बाहर की दुनिया देखना तो दूर की बात, वो रोशनी की एक किरण भी महसूस नहीं कर पाती थी। वो खुद तो तानिया को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन उसने तानिया के लिए एक ख़ास औरत सिर्फ और सिर्फ तानिया को सज़ा देने के लिए रखी हुई थी। तानिया को ऐसी तकलीफ पहुंचाती कि उसकी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजती थीं। आज वो यहाँ आया था, यानी तानिया को फिर तकलीफ से दो चार करने वाला था। तानिया की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे और उसने फैसला कर लिया कि वो देवांश को हकीकत बता देगी। आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ तानिया, कौन था वो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। वो गुस्से से तानिया के चेहरे पर दहाड़ा था। उसके कंधे से रिश्ता खून देवांश का पूरा बाजू भिगो चुका था। अंदर आ जाओ, तानिया को यूं खामोश खुद में देखकर उसने उस औरत को आवाज़ लगाई थी। तानिया ने जोर जोर से सर हिलाया और देवांश ने उसके मुंह से मास्क उतारा और फिर जो नाम तानिया के होठों से निकला था, देवांश को यकीन नहीं आया कि वो ऐसा भी कर सकता है।
न जाने क्या सोचते हुए देवांश ने जानवी को नंबर लगाया, लेकिन हमेशा की तरह नंबर बिजी था, यानी जानवी ने उसे ब्लॉक कर रखा था। देवांश तानिया को वहीं छोड़कर कमरे से निकलता चला गया। अब उसका रुख सिंगानिया हवेली की तरफ था। उसका सर चकरा रहा था, वो बेहोशी में जाने लगा था, लेकिन इस वक्त उसका जानवी के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जानवी चलो, तुम्हें कहीं लेकर जाना है, कार्तिक ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जानवी ने घड़ी में वक्त देखा और कहा, अभी तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, सुबह होने दो फिर चलेंगे। वो लापरवाही से बोलते हुए बेड पर ढह गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे मम्मी पापा और दादाजी किसी काम से शहर से बाहर हैं, कार्तिक ने जानवी को बताया। तो जानवी ने फिर से सिर हिलाया। और मैं आज जब देवांश से मिला तो उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये पेपर्स दे दूं। कार्तिक ने कुछ पेपर्स जानवी की तरफ बढ़ाए थे। वो लिफाफा देखकर ही समझ चुकी थी कि ये कौन से पेपर्स होंगे। क्या उसने बिना मेरे करे ही वो कर दिया जो मैं करने वाली थी? जानवी ने हड़बड़ी में उठते कार्तिक के हाथ से वो पेपर्स छीन लिए थे और उन्हें खोलकर देखने लगी। आज कई महीनों के बाद उसकी आंखों से आंसू गिरे थे और उसने उन आंसुओं को साफ नहीं किया था। जानवी की पेपर्स पर पकड़ मजबूत हुई थी। जाओ, जाकर उसे कह दो, जिस तरीके से शादी सबके सामने की थी उसी तरीके से सबके सामने आकर मुझे मेरे मुंह पर ठुकरा दे। जानवी पेपर्स कार्तिक की तरफ उछालते हुए वापस बेड पर जाकर बैठी थी। चेहरे पर अब वही सुकून छाया था जैसे वो उस चीज़ के लिए खुद को पहले ही तैयार कर चुकी थी। जानवी, इस तरीके से बात को बढ़ाने से कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर भाई तुमसे तलाक चाहते हैं तो तुम दे दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? कार्तिक पेपर्स इकट्ठा करते हुए बोला। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आखिर कौन लड़का उस लड़की के साथ रिश्ते में जुड़ा रहेगा जो उसकी शादी में होते हुए भी उसे दूर रहे? दूसरी बात, मैं कागजी कार्रवाई को बाद में देखती हूँ। पहले जिस तरीके से उसने मुझे सबके सामने स्वीकार किया था, वैसे ही सबके सामने आकर कहे कि वो मुझे ठुकराता है, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालता है। वो लापरवाही से कहती अपना मोबाइल उठा चुकी थी। अगले ही पल कार्तिक ने गन निकाली और जानवी की तरफ निशाना लगा दिया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो मैं कह रहा हूँ पेपर पर साइन करो ताकि कानूनन तुम दोनों की तलाक हो जाए। फिर जिस तरीके से उसने तुम्हें सबके सामने स्वीकार किया था वैसे तुम्हें ठुकरा भी देगा। कार्तिक गुस्से से दहाड़ा था, जबकि जानवी तो उछलकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। आखिर कार्तिक को हुआ क्या था और वो इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा था? कार्तिक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जानवी डरी बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसे हैरत थी कि कार्तिक की हरकत पर। आखिर वो किस बात पर इतना गुस्सा हो रहा था? तलाक देना ना देना ये तो देवांश और फिर जानवी का अपना पर्सनल मामला था। जानवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारे लायक नहीं है। जिस इंसान ने तुम पर भरोसा नहीं किया, कुछ तस्वीरें देखकर तुम्हें नीलाम करने पर उतर आया, तुम उसके लिए अफसोस कर रही हो। कार्तिक ने बिना लाग लपेट के सारी बात कह दी, जबकि जानवी हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन कार्तिक, मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि देवांश ने कुछ तस्वीरें देखकर मेरे साथ क्या कुछ किया था। यहाँ तक कि मैंने तो अपने और देवांश के बीच की बात कभी किसी को बताई ही नहीं। तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? जानवी शक्की नज़रों से कार्तिक को देखकर बोल रही थी और अगले ही पल कार्तिक का एक जोरदार कह कहा कमरे में गूंज उठा था। चलो आज हकीकत बता ही देता हूँ तुम्हें, कार्तिक ने सरेंडर करने वाले अंदाज में कहा और हाथ हवा में ऊंचे किए। उस रात मैंने ही तानिया को देवांश के पास भेजा था। देवांश ने तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा तुम्हारे साथ मैं रहा, तुम्हें सहारा मैं देता रहा, तुम्हारी तन्हाइयों को मैं दूर करता रहा। तुम्हें मैंने वक्त दिया और तुम उससे मोहब्बत करने लगी, वो जो तुम्हें देखते ही गुस्से में आ जाता था। लेकिन मैं सब घर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए खामोश रहा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और देवांश की शादी का इंतजार था। और जब शादी के बाद देवांश अपने दोस्तों से मिलने के लिए कुछ देर के लिए कमरे से बाहर आया था, तो मैंने तानिया को उसके पास भेजा था। तानिया ने देवांश को वो तस्वीर दी जिसमें तुम गलत हालत में एक मर्द के साथ दिखाई दे रही थी। देवांश को ये सब बर्दाश्त नहीं था। वो तो तुमसे मोहब्बत करता था ना, खुफिया मोहब्बत, जिसे उसने सिर्फ मुझे बताया था। कार्तिक अपनी बात कहकर खामोश हुआ और हंसने लगा, जबकि जानवी तो सपाट नजरों से कार्तिक को देख रही थी। वो कैसा था? इंसान की खाल में एक छुपा हुआ भेड़िया था। देवांश को तस्वीरों पर यकीन नहीं आया था, और तब जो मैंने तानिया को पाठ पढ़ाकर भेजा था कि दूसरी सूरत में तुमने क्या करना है, उसने वही किया।
उसने देवांश को कहा कि उसके पास एक सीडी भी है जिसमें जानवी की सारी वीडियो सेव है, तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। और फिर देवांश ने तानिया को वो सारी तस्वीरें वापस कर दी और एक एड्रेस दिया कि वो इस एड्रेस पर वो सीडी और तस्वीरें लेकर आए। मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों चाहता है, और फिर जब देवांश ने मुझे मैसेज किया कि वो तुम्हें सज़ा देने की सोच रखता है तो मुझे गुस्सा आया था कि आखिर मेरी जानवी को कौन सज़ा दे सकता है। फिर मैंने उस होटल में तानिया की जगह कुछ मर्द भेज दिए जिनके काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालना था, और फिर वहाँ आकर मैं तुम्हें बचा लेता। लेकिन अफसोस, वो अफसोस करते हुए सर हिलाने लगा। अफसोस हुआ मुझे क्योंकि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही खिड़की से कूद गई। देवांश ने तो वो तस्वीर लेने के लिए दरवाज़ा खोला था। उसे क्या पता था कि तानिया की बजाय दरवाजे के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, और बाहर खड़े उन लोगों के इरादों के बारे में तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। अब सब क्लियर हो गया ना? कार्तिक बोलकर खामोश हुआ और सवालिया नज़रों से जानवी को देखा जो एकदम पत्थर बनी खड़ी थी। उसे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि कार्तिक ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसकी जान से प्यारा दोस्त कार्तिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जानवी की हैरत में डूबी आवाज़ कमरे में गूंजी। कार्तिक कुछ बोलना ही चाहता था कि तभी देवांश कमरे में दाखिल हुआ। कार्तिक ने तुरंत गन देवांश पर तानी। चलो आज ये किस्सा ही यहीं ख़त्म कर देते हैं। तुम इन कागजात को नहीं मानती ना? जब तक भाई तुम्हारे मुंह पर तुम्हें ठुकरा न दे तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। आज भाई खुद अपने मुंह से तुम्हें ठुकराएंगे, तब तो तुम इन कागजात पर साइन करोगी ना? क्यों भाई? कार्तिक ने अपनी बात कहकर देवांश की तरफ देखा था। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा कार्तिक, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। देवांश गुस्से से दहाड़ा था। आपसे माफ़ी मांग कौन रहा है भाई? कार्तिक ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। लाओ पेपर दो, मैं अभी साइन कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ गन मत चलाना। जानवी ने कार्तिक को गन देवांश पर ताने देकर जल्दी से कहा। कौन से पेपर? देवांश ने हैरत से जानवी को देखकर पूछा। जानवी ने ना समझते हुए देवांश को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। तुमने खुद ही तो तलाक के पेपर भिजवाए थे ना, अब अनजान बन रहे हो? जानवी गुस्से से चीखी। तलाक के पेपर्स तो तुमने मुझे भेजे थे, मैंने नहीं जानवी। देवांश भी जानवी की तरफ बढ़ता हुआ बोला था, लेकिन उसका सर उसी पल बुरी तरह चकराया और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। गोली लगने की वजह से उसका काफ़ी खून बह चुका था। जानवी की हैरत से आंखें फैल गईं। कंधे में लगी गोली वैसे की वैसी ही थी और खून पूरे बाजू को भिगो चुका था। हमें देवांश को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, जानवी परेशान सी देवांश को पकड़ते हुए बोली, जबकि कार्तिक का कहकहा कमरे में गूंजा। मैं तुम्हें तलाक दिलवाना चाहता था, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में विधवा होना लिखा है, वो अफसोस से कहता जानवी के पास घुटनों के बल बैठा। अचानक ही देवांश ने कार्तिक के हाथ से गन छीनी और एकदम कार्तिक के सर पर निशाना लगा लिया। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक कि तुम ही होशियार हो? तुम इतना सब कुछ करोगे और हम सब खामोशी से देखते रहेंगे? देवांश, जबकि कार्तिक तो हैरानी से चीखा था। तुम्हें तो गोली लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा नहीं हो सकते। कार्तिक पागल होकर चीखा। उसे अपना प्लान सब कुछ बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे जाकर तलाक के लिए कहोगे और मैं इस इंसान को मुंह तोड़ने भी नहीं जाऊंगी? जानवी ने चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान सजाकर कहा। कुछ दिन पहले का सीन। ये मंजर जानवी के ऑफिस का था। जानवी गुस्से में बैठी अपने काम में बिजी थी। कार्तिक ऑफिस में आया। जानवी, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, कार्तिक ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। जानवी ने सर हाँ में हिलाया और बोलने का इशारा किया। वो भाई तुमसे तलाक चाहते हैं। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। जानवी के चलते हाथ रुक गए और उसने जहर भरी नज़रों से कार्तिक को देखा। बोल दो उसे जाकर, मेरी ज़िंदगी नर्क बना देने के बाद वो मुझसे आज़ादी चाहता है। ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा, वो गुस्से से चीखी। क्यों बात को बढ़ा रही हो जानवी? भाई पेपर्स तैयार करवा चुके हैं, कार्तिक ने आगे कहा। तो जानवी हैरत से कार्तिक की ओर देखने लगी और फिर सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा कर दिया। वो कोई कठपुतली है क्या? अब वक्त आ गया है देवांश के सामने जाने का, वो कहती उठी और अपना बैग लेकर सीधा देवांश के ऑफिस आई थी, जहां देवांश कुछ पेपर्स आगे रखकर सर थामे बैठा था। क्या हुआ मिस्टर देवांश? दूसरों को तकलीफ देने वाला इंसान आज खुद थका हुआ है। जानवी तंजिया हंसती हुई बोली थी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा जानवी? वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ,
लेकिन ये तलाक लेकर तो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, क्यों? वो पेपर्स जानवी की तरफ बढ़ाकर बोला था, जबकि जानवी ने हैरत से उन पेपर्स को देखा था। और फिर देवांश को, मैंने तलाक के पेपर नहीं भेजे, बल्कि तुमने खुद ही तलाक के पेपर तैयार करवाए, और तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब झूठ बोल रहे हो कि मैंने पेपर्स भेजे। जानवी वो पेपर्स नोचकर फाड़कर फेंक कर बोली थी। उस दिन देवांश को एहसास हुआ कि आस्तीन का सांप तो उसका भाई है। वो जानवी के सामने कुछ और कहता है, देवांश के सामने कुछ और। फिर देवांश रात को जानवी से मिलने गया और कार्तिक को मैसेज कर दिया कि वो उससे मिलने जा रहा है। जानवी ने जानबूझकर नकली गोली देवांश पर चलाई थी ताकि कार्तिक को ऐसा दिखे जैसा वो दिखाना चाहते हैं। देवांश एक बार फिर तानिया से उसकी कही बात की पुष्टि चाहता था, और जब पुष्टि हो गई अब वो उसके सामने खड़ा था। कार्तिक कुछ करता या कहता कि तभी कमरे में पुलिस आ गई और कार्तिक को लेकर वहां से चली गई। देवांश घर के बड़ों को यह हकीकत पहले ही बता चुका था, इसलिए उन्हें कहीं दूर भी भेजा था ताकि गुस्से में उनका ही कोई नुकसान न हो। अब कमरे में जानवी और देवांश खड़े थे और एक गहरी खामोशी थी। जानवी, मुझे सोना है। देवांश को कुछ बोलने से पहले ही वो कहती ड्रेसिंग रूम से कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि देवांश एक ठंडी आह भरता अपने कमरे में चला आया था, जहां सब कुछ पहले जैसा ही था, साफ सुथरा, हर चीज करीने से सेट रखी थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ा तो उसने अपने सूट हैंग किए देखे। वो धीरे से मुस्कुराया और एक सूट निकालकर वॉशरूम में बंद हुआ। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आया और बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गया। अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। देवांश ने दरवाजा खोला तो सामने ही जानवी नाइट गाउन में खड़ी थी। सर्दी की वजह से कांप रही थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। क्या मैं यहाँ सो जाऊं? वो बिना इधर उधर की बात किए टॉपिक पर आई थी। देवांश को पहले खुशी भरी हैरत हुई, फिर उसने मुंह बना लिया। मैं तो अपना कमरा छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। तुमने सोना है तो मेरे साथ ही सो जाओ। देवांश का कहना था कि जानवी फौरन कमरे में आई और बेड पर जाकर लेट गई। जानवी, कुछ हुआ है? जानवी का डर देखकर वो परेशानी से बोला, मेरे रूम का गीजर ठीक नहीं था और मैंने ठंडे पानी से नहा लिया और अब मुझे सर्दी लग रही है। वहाँ अकेली भी नहीं सो सकती क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कार्तिक पुलिस को चकमा देकर मेरे कमरे में ना आ जाए और मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। वो बोली तो देवांश धीरे से मुस्कुराया और जानवी को अपनी ओर खींचकर उसके ऊपर बादल बनकर छा गया। तुम्हें तुम्हारे पति के होते हुए ठंडी कैसे लग सकती है? देवांश शरारती अंदाज में मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहता जानवी के होंठों पर झुका था। जानती भी हो, पिछले 1.5 साल से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, और आज जब तुम खुद चलकर मेरी बाहों में आई हो तो मेरे लिए तो ये पल भगवान की तरफ से वरदान है। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें महसूस करते हुए देवांश ने अपने हाथों से साफ कर दिए और उसके लबों से खुद को सैराब करने लगा। वो उसके लबों को आज़ादी देता अब उसकी गर्दन तक का सफ़र तय कर चुका था। जानवी को अपनी धड़कनों पर हरकत महसूस हुई तो एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। वो मुस्कुराती और देवांश के बालों में एकदम मचलकर उंगलियां फंसा जाती। वो पूरी तरह उसे मदहोश कर रहा था, उसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। अगले ही पल वो उसके नाजुक वजूद में समा गया और कमरे में एक दर्द भरी सिसकी गूंजी। देवांश जानवी की सिसकी को दबाता उसके अंग अंग पर मोहब्बत की बारिश कर रहा था। वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। कमरे में मदहोश सिसकियां और सरगोशियां गूंज रही थीं। जानवी अपना आप देवांश के हवाले करके उसमें पूरी तरह से खो चुकी थी। अगले दिन का सूरज सिंघानिया परिवार के लिए ये सदमा लेकर आया कि कार्तिक ने कितना बड़ा गेम प्लान किया था। दादाजी तो सदमे में बैठे थे, जबकि कृतिका जी सर थामे हुए बैठी थीं। देवांश और जानवी एक सोफे पर बैठे हुए थे। अब क्या फैसला है बाबूजी? सतीश जी ने अब बाप के चेहरे की ओर देखकर पूछा था। उनके दिल में दुख था। कार्तिक भी उनका अपना बेटा था और वो यूं जेल में बंद था, ये उन्हें पसंद नहीं था। हालांकि कार्तिक ने जो किया वो गलत था, उसे उसकी गलती की सज़ा मिलनी थी। मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, 3 महीने के बाद वो यहाँ सिंघानिया हवेली आने की बजाय सीधा अमेरिका जाएगा। जब तक वो दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करके हम सबसे माफ़ी नहीं मांगेगा, वो इस घर में वापस लौट कर नहीं आएगा। उसकी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। कृतिका जी अपने बेटे की ये सज़ा सुनकर उदास हुई थीं। आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे, लेकिन क्या करती। कार्तिक ने जो किया वो गलत किया था और उसे उसकी सज़ा मिलनी थी। जानवी उठकर कमरे में चली आई थी। उसके पीछे पीछे देवांश भी आया था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी।
और साड़ी के ब्लाउज की जिप ऊपर खींच रही थी, जो अटकने की वजह से ऊपर नहीं जा रही थी। अपने कंधों पर किसी का स्पर्श महसूस करते ही जानवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे होते हुए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जानवी। वो जानवी की जिप को ऊपर खींचते हुए एक मदहोश अंदाज में बोला था कि तभी एक पल के लिए रुका। उसकी खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर जैसी खूबसूरती को देखकर वो एक बार फिर से बहकने लगा था। आंखों में अजीब सा नशा उतरने लगा था और फिर अगले ही पल उसने जानवी के ब्लाउज की जिप को ऊपर करने की बजाय नीचे खींच दिया और उसका ब्लाउज नीचे की ओर सरका दिया। अपने सुलगते कांपते होंठ उसकी पीछे गर्दन पर रख दिए जानवी थोड़ा सा कसमसाई थी। छोड़ो देवांश, क्या कर रहे हो? उसकी बाहों से वो निकलना चाहती थी, लेकिन देवांश ने मदहोश होकर उसे अपने सामने करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसकी गर्दन को ऊपर उठाता बेताबी से अपना नरम स्पर्श उसकी गर्दन पर छोड़ता रहा। गर्दन से होता हुआ अब वो उसकी धड़कनों पर झुककर खुद को सुकून देने लगा, जबकि जानवी ना करती रह गई और वो उसे बेड पर लेकर आ चुका था। बहुत बदतमीज हो देवांश, ये क्या तरीका है? न वक्त देखते हो न मौका। जानवी झूठ मूठ का नाराज हुई थी। इतने सालों की तड़प है, इतनी जल्दी तो सुकून नहीं मिलेगा ना। वो जुनूनियत में उसे एक एक चीज़ से आज़ाद करता हुआ उसके ऊपर हुआ था और जानवी की चलती जुबान 1 मिनट में ही रुक गई थी, जब एक झटका देते उसके नाजुक वजूद में उतरा था। रात को जानवी की नाजुकता को महसूस करते हुए उसने अपने जुनून को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, लेकिन उसने यह भी महसूस कर लिया था कि जानवी उसे सह सकती है। अब वो खुलकर जानवी पर अपनी मोहब्बत निछावर कर सकता था। जानवी के होठों से निकलती दर्द भरी सिसकियों पर देवांश ने अपने होठों से ताला लगाया और पूरी तरह मदहोश होकर उसके वजूद में डूबने लगा। उस दिन दोनों ने ही ऑफिस जाने का इरादा छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।